नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था जून 2024 का, उसमें दो शिफ्टें थी। उसके शिफ्ट वन का पेपर हम सॉल्व करेंगे। और अब इसी के साथ हम पीवाईक्यूज के कई सारे पेपर शुरू करने जा रहे हैं, और 100 क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अगर जल्दी हो जाता है तो पूरे पेपर एक साथ कर लेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो हम दो पार्ट में इसको कर लेंगे। और ये जो पूरा पेपर है, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल रघुवंशम हिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। और पहला क्वेश्चन अपने चोल शासन से संबंधित है। चोल शासनकाल के दौरान इरिविरपत्तन का तात्पर्य क्या था? इसमें चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है नगरों से संचालित व्यापारियों का समूह। ऑप्शन नंबर बी, पथकर उपकर का एक प्रकार। सी है संरक्षित व्यापारिक नगर, जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे थे। और डी है आपके नगर निवासियों की आचार संहिता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चोल शासन, अगर ये क्वेश्चन देखें तो आपके आया है संगम काल से, है ना। अपने जो सिलेबस के अंदर लगा हुआ है, उसमें प्राचीन इतिहास के अंदर संगम काल से ये क्वेश्चन है। और संगम के अंदर हम मुख्य तीन वंशों की बात करें तो वो है आपके चेर, चोल और पांड्य। इनकी थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं। कई बार क्या है, क्वेश्चन आता है आपके कि कौन सा कहाँ पे है, मतलब उसमें आप मैप में थोड़ा सा लोकेट कर दूंगा तो आइडिया रहेगा आपको। सबसे पहले चोलों की बात करें तो आज का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, वहां से संबंधित थे आपके चोल। और बिल्कुल दक्षिण के अंदर देखें तो यहाँ पे आपके शासन था पांड्यों का। और पश्चिमी तट पर थे आपके चेर। ठीक है। और चोलों की राजधानी का कभी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वो रहेगी आपके उरैयूर। ठीक है। चलिए। और इसके अलावा यदि आपको ये देखना है कि भाई इरविर पत्तन का वर्णन सबसे पहले कहाँ आता है, क्योंकि इरविर पत्तन किसी भी नगर को, जो नगर अपने आप में व्यापारिक रूप से समृद्ध होता जा रहा था, उसको संरक्षित नगर घोषित करने के लिए करते थे। उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? इरविर पत्तन। और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें? बसीन कोंड अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है? बसीन कोंड अभिलेख। यहाँ से क्या पता चलता है? इसमें लिखा हुआ है कि एक नगर था जिसका नाम था आपके शिरावल्ली। क्या नाम है? शिरावल्ली। शिरावल्ली में एक सम्मेलन किया गया, और इस सम्मेलन के तहत शिरावल्ली को क्या घोषित किया गया? इरिविर पत्तन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गयासुद्दीन तुगलक की बिजली गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का विवरण प्रस्तुत किया है? गयासुद्दीन तुगलक कौन है दोस्तों? तो ये आपके जो सल्तनत काल था, उसमें सल्तनत वंशों में से तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसकी डेथ के बारे में क्या है कि दो प्रकार के विवरण है। एक विवरण कहता है कि एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका बेटा था, उसने इसकी हत्या की। और दूसरा विवरण कहता है कि ये किसी समारोह के अंदर था, उस वक्त इस पे आकाशीय बिजली गिरी थी, उससे मृत्यु हो गई। तो जो अपने से प्रश्न पूछा गया है वो ये कह रहा है कि किस इतिहासकार ने ये बताया है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बिजली गिरने से हुई है? तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नी। ठीक है। और बाकी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर हम थोड़ी सी और जानकारी जानना चाहें तो 1320 में इसने क्या किया था? 1320 में खिलजी वंश के शासक थे अंतिम, खुसरो शाह। खुसरो शाह, इसकी हत्या की, और खुद क्या बन गया अपने? सुल्तान। और इसी के साथ इसने नई डायनेस्टी की शुरुआत की, जो कहलाती है तुगलक। साथ ही इसके बारे में और अगर आप महत्वपूर्ण तथ्य लिखना चाहें तो उसमें ये रहेगा आपके कि गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। गाजी की उपाधि। ये गाजी की उपाधि क्या होती है? तो गाजी की उपाधि एक तरह से कहा जाता है काफिर नाशक, यानी काफिरों को मारकर एक पर्टिकुलर संख्या के अंदर, यानी बड़ी संख्या के अंदर यदि आपने काफिरों की हत्या की है तो आप गाजी की उपाधि धारण कर सकते थे।
तो ऐसा इसने किया था, ये मानता था कि ये जो खुसरो शाह था, ये एक्चुअली आपके खिलजी वंश से डायरेक्ट संबंधित नहीं था, खिलजियों का दास था। और ये कन्वर्टेड था अपने आप में, मतलब पहले हिंदू था, उसके बाद में इसने इस्लाम ग्रहण किया था, और 6 एक महीने का इसका शासनकाल रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद में जो अव्यवस्थाएं फैलती रही थी, उसमें अंतिम रूप से ये शासक बना था आपके खुसरो शाह। तो ये कन्वर्टेड था, और इसके काल के अंदर हिंदुओं को थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिली। इस चक्कर में इस खुसरो शाह की जो शासनकाल रहा था, इसे बरादू क्रांति भी कहा जाता है, बरादू क्रांति। ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन या तो आ रखे हैं या फिर संभावित है। बरादू क्रांति किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो खुसरो शाह के शासनकाल को। और या फिर इसे कहा जाता है हिंदू क्रांति। तो इस हिंदू क्रांति को दमित करके, यानी दमन करके, फिर बाद में इसने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, चलिए। और सल्तनत काल के यदि आप बाकी सभी डायनेस्टी की बात करें, तो सबसे पहले इसमें रहा था आपके गुलाम वंश। पहला था आपके गुलाम वंश, जिसे आप मामलुक भी कहते हैं। तत्पश्चात आए थे अपने खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और अंत में लोधी। अब देखिए, पहले चार जो है वो चारों के चारों कौन से हैं? तुर्क। और लोधी है आपके अफगान। ठीक है। और दूसरा, इसमें अगर आप फैक्ट देखना चाहें, तो इसमें एकमात्र शिया है आपके सैयद। सैयद क्या है? शिया। और बाकी चारों क्या है? सुन्नी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर, आप जितने भी फैक्ट है वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन सही है? यानी ये चार कथन अपन को दे रखे हैं, उसमें से कौन कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन है, मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारतीय ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी। फिर बी है, उर ग्राम सभाओं के साथ साथ ग्राम से भी संबंधित था। सी है, उर गैर ब्रह्मदेय ग्राम था। और डी है, नाडु सभा नगरम जैसे कॉरपोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह का कार्य नहीं करते थे। तो यहाँ पे ये वाला जो डी आपके है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जो ए बी और सी, ये तीनों के तीनों सही है। सही क्यों है, इस पे भी बात करेंगे। तो इसमें आपके सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी और सी। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है? तो ये आपके चोल प्रशासन से आ रखा है। कहाँ से? चोल प्रशासन। अब चोल प्रशासन के अंतर्गत उर क्या है, इसके बारे में यदि बात करें, उर है आपके ग्राम सभा। क्या है ये? ग्राम सभा। ठीक है। और यहां से हमें तीन प्रकार की जो है सभाओं का वर्णन मिलता है। तीन प्रकार की सभा। पहली, जिसे उर कहते थे, यानी ग्राम के अंतर्गत। दूसरी वाली को कहते थे सभा, और तीसरी को कहते थे नगरम। ठीक है। और इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से चोलकालीन प्रशासन से आ सकते हैं, या फिर संगम प्रशासन से आ सकते हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं, संभावित प्रश्नों पे। सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे समितियां होती है, समितियों को क्या कहते थे चोल काल में? समितियां, समितियों को कहा जाता था वारियम। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है कि यहाँ से चोल काल में स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, और वह स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये एक अपन को साउथ इंडिया से ही उत्तर मेरूर नामक जगह से एक लेख मिला है, उसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि उस वक्त स्थानीय स्वशासन की बारे में भी प्रावधान किए गए थे। तो ये लिख लेते हैं, उत्तर मेरूरु लेख से स्थानीय स्वशासन की जानकारी। साथ ही और जो शब्दावली है, उसमें यदि हम बात करें, तो एक शब्दावली आती है गुल्म। गुल्म किसे कहते थे? सैनिक टुकड़ी को। एक और शब्द जो बार बार पूछा जाता है, वो है आपके
रक्त कड़गम। रक्त कड़गम, ये रक्त कड़गम क्या चीज है? तो ये किसी भी सैनिक को अपने शौर्य प्रदर्शन के बदले दिया गया उपहार था, या फिर उसके बदले दी गई उपहार स्वरूप भूमि थी। तो रक्त कड़गम क्या है? सैनिक को शौर्य प्रदर्शन के बदले दी गई भूमि। चलिए, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थापत्य से क्वेश्चन आ सकता है आपके चोल काल में। स्थापत्य की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही बिंदु लिखाऊंगा मैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है जहां से, ये है आपके बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर किसके काल में बना था? तो ये था आपके राजराज प्रथम के काल में। ठीक है। और इसके बारे में पर्सी ब्राउन, जो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने क्या कहा इसको, मतलब बृहदेश्वर मंदिर को कहा है इन्होंने भारतीय स्थापत्य का निकष। यानी पूरे भारतीय स्थापत्य कला का इन्होंने निचोड़ बोला है किसको? बृहदेश्वर मंदिर को। भारतीय वास्तुकला का निकष। चलिए, अब ये इतने सारे हैं, इसमें से कम 10-15 संभावित प्रश्न बनते हैं, जहां से आप कहीं से भी मतलब इसको उठा के देख सकते हो। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बात करें हम, तो ये आपके ब्रिटिश काल का। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय प्रेस से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब कौन सा कथन सही है गलत है ये बताना है आपको। इसमें एक कथन में दे रखा है, लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के लिए आवश्यक था। फिर बाद में अपन को दो उसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रत्येक मुद्रक या प्रकाशक को प्रेस आरंभ करने या इसके उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी था, और गवर्नर जनरल को लाइसेंस को रद्द करने या नए प्रार्थना पत्र मांगने का अधिकार था। तो ये कथन सही है आपके। फिर आता है 1857 के महासमर में उत्पन्न आपात स्थिति ने ब्रिटिश सत्ता को प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। ये है आपके बाध्य। तो ये भी सही है। मैटकोफ अधिनियम में उल्लिखित एवं उस समय प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त 1857 के नियम 15 ने लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को पुनर्परिभाषित किया। ये भी आपके बिल्कुल सही कथन है। कथन नंबर सी, मार्च 1941 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति गठित कर उसे प्रेस संबंधी कानूनों की समीक्षा करने का दायित्व दिया। तो ये आपके 1941 में गठित नहीं की गई थी, ये की गई थी आपके 1947 में। ठीक है। चलिए, इसे हम आगे और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कथन हो जाएगा आपके गलत। चौथा कथन है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 ने मजिस्ट्रेट को ऐसे समाचार पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस व अन्य संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दे दिया जिनमें प्रकाशित आपत्तिजनक लेख हिंसा या हत्या की उत्प्रेरणा देते थे। ये भी सही कथन है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे प्रेस से संबंधित और कौन कौन से कार्य हुए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिश काल में प्रेस विनियमन से संबंधित पहला कानून बना था, वो था आपके 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट। क्या नाम है इस एक्ट का? प्रेस सेंसरशिप एक्ट। किसके द्वारा ये किया गया? आपके वेलेजली के द्वारा। वेलेजली द्वारा। ठीक है। कब का है ये? अपने 1799। ये पहला प्रेस विनियमन का प्रयास था। किसके द्वारा किया गया? वेलेजली के द्वारा। और फिर इसे हटाया किसने था? तो वो था आपके लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। कब हटाया इसने? 1818 में। मतलब इसने प्रेस की आजादी का समर्थन किया था, इसलिए ये जो प्रेस सेंसरशिप एक्ट था 1799 का, वो हटा दिया। तो जब हटा दिया तो फिर से एक नया बंदा आया, कार्यवाहक
गवर्नर जनरल बन के, और उसका नाम था आपके जॉन एडम्स, है ना। कब की बात है ये? 1823 की। जिसके बारे में यहाँ पे वर्णन भी है कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे। लेकिन ये किसके द्वारा लाया गया था? लाइसेंसिंग विनियमन है इसका नाम। लाइसेंसिंग विनियमन लाया गया था आपके जॉन एडम्स के द्वारा। ये जॉन एडम्स कौन है? ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल था उस टाइम का। ठीक है। और ये किसकी सिफारिश पे लाया था? तो उसकी बात हम करें तो ये है आपके मुनरो समिति की सिफारिश पर। मुनरो समिति की सिफारिश। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? तो ये आपके 1857 वाला, ये सारा का सारा लिखा हुआ ही है कि 1857 में फिर से प्रेस विनियमन का प्रयास हुआ। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां से क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप स्टार करके लिखा रहा हूं मैं। 1878 में एक अधिनियम लाया गया जिसे कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है। कब का है ये? 1878 का। इसके अंदर क्या प्रावधान था कि स्थानीय भाषा जो होती है, स्थानीय भाषाओं में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, उन पर विशिष्ट जो है आपके नए नियम लागू करना, जिसके तहत जो स्थानीय अखबार है वो ढंग से प्रकाशित नहीं हो पाए। तो इसके लिए जो प्रयास किया गया वह क्या कहलाता? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है। स्थानीय भाषा के अखबारों पर सरकारी नियंत्रण। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नांकित में से कौन मगध से संबंधित नहीं है? अब देखो यहाँ पे जो पेपर आता है आपके यूजीसी नेट का, उसमें छोटे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है और चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन मगध से संबंधित नहीं है, यानी मगध से संबंधित वंश कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको देखना है, हरि ऑप्शन नंबर ए है हर्यक, बी कैवर्त, सी शैशुनाग और डी नंदवंश। तो हर्यक वंश आपको पता ही है सबसे पहला वंश था, शैशुनाग था उसके बाद, और फिर था नंद, यानी कि कैवर्त इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैवर्त जो है मगध से संबंधित नहीं था। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात करें तो हर्यक वंश मगध वंश का मगध साम्राज्य का संस्थापक वंश था। ठीक है। मगध साम्राज्य का संस्थापक वंश। इसका पहला राजा कौन सा हुआ था? वो था आपके बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में शासक कौन बना? वो था आपके अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद में उदयन, और उदयन के बाद में दो तीन छोटे मोटे शासक आए, और फिर बाद में अंत में आए आपके नाग दशक। तो आप सोचेंगे ये सब मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है कि हर्यक वंश से संबंधित निम्नांकित राजाओं को कालानुक्रम में समायोजित कीजिए। तो यहाँ पे आपके ये सारे काम आएंगे। और इसमें आप कभी भी देख लेना, इन तीन राजाओं का नाम जरूर मिलेगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और चौथा नाम भी नागदशक का ही मिलेगा, क्योंकि ये हर्यक वंश का क्या है? अंतिम शासक है। अंतिम शासक कौन से वंश का? हर्यक वंश का। ठीक है। क्योंकि इसकी हत्या करके शिशुनाग ने शैशुनाग वंश की स्थापना कर ली। ठीक है। नागदशक की हत्या कर दी किसने? नागदशक की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? शिशुनाग। और नया वंश आ गया आपके शैशुनाग नाम से। और फिर शैशुनाग वंश को हटा के अगला शासक, अगला वंश कौन सा आया? नंद वंश। ठीक है। तो यहाँ पे वंशों का क्रम पूछ लिया जाए तो भी आपका क्लियर है, पहला हर्यक, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंद वंश। और राजाओं का क्रम पूछा जाए तो भी आपका क्लियर है, हर्यक वंश में पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा, या फिर आप पांचवा छठा भी माने, लेकिन एक महत्वपूर्ण शासक जो अंतिम रूप से आता है वो है आपके नागदशक। चलिए, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करना है, सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है अपने। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अष्टप्रधान से क्वेश्चन आ रखा है, जो शिवाजी का शासन था उसके अंतर्गत। ठीक है, अष्टप्रधानों से क्या है आपके क्वेश्चन। तो इसमें पेशवा पूछा है कि भाई पेशवा कौन था शिवाजी के शासन काल में। तो पेशवा थे अपने मोरो त्रयंबक पिंगले। ठीक है, ए में क्या हो गया, तीन। ए में तीन किसमें है, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आने चाहिए। अगर यदि आपको पता था कि पेशवा कौन है, तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा था, यानी आपके डी आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे वाले तो आप खुद ही मिला सकते हो। बी में मजूमदार यानी अमात्य कौन था, तो रामचंद्र नीलकंठ। ठीक है, अमात्य कौन है, रामचंद्र नीलकंठ। सी में सरनिस या फिर सचिव कौन थे, तो वो थे आपके अन्नाजी दत्तो। और डी में आपके हो जाएगा टू, वाक्यानविस कौन थे, दत्ताजी त्रयंबक। अब यहाँ पे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया ना, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया है। अष्ट प्रधानों में क्या होता था शिवाजी के काल में, एक तो थे आपके राइट पंक्ति यानी दाई पंक्ति के नेता। ठीक है, दाई पंक्ति, दाई पंक्ति के नेताओं के बारे में आपसे पूछ लिया गया है, नेता या फिर मंत्री आप जो भी माने। कौन कौन थे ये आपके, पेशवा, मजूमदार, सरनविस और वाकयानविस। तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा आपके बाई पंक्ति के यानी लेफ्ट। ये मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आपका अष्ट प्रधान सीधा ही यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो दाई पंक्ति के होते थे उसमें सबसे पहले नाम आता है सुमंत का। सुमंत, सुमंत यानी कि विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। कौन थे पहले सुमंत, वो थे आपके रामचंद्र त्रयंबक। क्या नाम था, रामचंद्र त्रयंबक। दूसरा नाम आता है आपके न्यायाधीश का, न्यायाधीश। न्यायाधीश पहले कौन थे, वो थे आपके नीरोजी पंत, नीरोजी पंत। तीसरा नाम आता है सर ए नौबत, सर ए नौबत। सर ए नौबत किसे कहते हैं, जो सेनाध्यक्ष होता है, जो सेना का संचालन करता है, उसे कहते हैं सर ए नौबत। वो थे आपके हम्बीर राव मोहिते, हम्बीर राव मोहिते। ये हम्बीर राव मोहिते के बारे में आपने जो अभी मूवी आई थी छावा, उसके अंदर भी देखा होगा। तो ये हम्बीर राव मोहिते शिवाजी के काल में भी सेनाध्यक्ष थे, और संभाजी महाराज के समय भी सर ए नौबत के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, और अंत में बात कर लेते हैं अंतिम अष्ट प्रधान की। वो थे आपके पंडित राव, पंडित राव। पंडित राव का काम क्या होता था, धार्मिक मामले होते थे उसमें राजा को सलाह देता था। पंडित राव, और पंडित राव पद पर पहला व्यक्ति था आपके रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। ठीक है, तो ये अष्ट प्रधान आपके पूरे के पूरे क्लियर हो गए। चार आपने क्वेश्चन के अंदर आ गए और चार मैंने आपको अलग से बता दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके, बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन के अभियान का वर्णन करने वाले ग्रंथ मधुरा विजयम या फिर मधुरा विजय की रचना किस भाषा में की गई। यहाँ पे भाषा पूछी गई है मधुरा विजयम ग्रंथ की। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि मधुरा विजयम पुस्तक आपके संस्कृत भाषा की होगी। तो है, इसका बिल्कुल राइट आंसर संस्कृत है, लेकिन इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आप और लेना चाहें, तो ये आपके गंगा देवी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा है, गंगा देवी के द्वारा लिखित। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का यदि क्वेश्चन आ जाए, ये विजयनगर से आ रखा है सारा का सारा, है ना क्वेश्चन जो है, बुक का प्रथम विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है उसका समय यदि पूछ लिया जाए, तो वो आपके हो जाएगा 1336 ईस्वी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो इससे आप परिचित होंगे, हरिहर व बुक्का, दो भाई थे, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
की गई थी। और ये जो बुक्का प्रथम था, ये 1356 में शासक बना था, ठीक है। और इसका बेटा था आपके कंपन, और इस कंपन ने 1377 में मदुरा विजय, मतलब मदुरा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। और उसी विजय को वर्णित करने के लिए मदुरा विजयम ग्रंथ लिखा गया था, जो कि गंगा देवी के द्वारा लिखित था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको बताना है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो खुद से ही ये अपने सेट बैठ जाएगा आंसर। पहला है पंजाब का विभाजन और पुनर्वास। पंजाब का विभाजन कब हुआ था? देश जब आजाद हुआ उस वक्त। तो कब की बात हो जाएगी ये अपने? 1947 की, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020, इसमें इसने खुद ही बोल दिया है कि भाई ये जो 2020 है, यहीं पे जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है। फिर है सी आपके प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम। प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब का है? तो ये आपके 1956 का, 1956। और डी है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। इससे भी आप परिचित होंगे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जब भी आता है तो हम भारत के वैश्वीकरण की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही से आपके सेट बैठ रहा है कि अंत में तो बी ही आना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। इसके बाद में बात की जाए इन दो में से कौन सा होगा, तो एक में पहले डी आ रहा है, एक में पहले ए आ रहा है। तो कौन सा सही होगा अपने? जिसमें पहले ए आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपने सही हो जाएगा। कि पंजाब का विभाजन और पुनर्वास कब हुआ था? 1947 में। क्योंकि आज भी पता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर आधा पंजाब है और आधा पंजाब अपने भारत के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ देखने का है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वराह मिहिर की बृहत संहिता में निम्नांकित का वर्णन है। यानी कि किन किन चीजों का वर्णन है ये हमसे पूछा गया है। इसके अंदर वराह मिहिर की बृहत संहिता नामक ग्रंथ के अंदर क्या क्या वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके वर्षा की मात्रा के मापन की विधि, बिल्कुल सही, इस चीज का वर्णन है। खगोल शास्त्रीय जो खगोलीय प्रक्षेपण है उसके बारे में भी इसमें वर्णन है। और घरों और मंदिरों के निर्माण से संबंधित बातें जो वास्तुकला की है वो भी बृहत संहिता के अंतर्गत वर्णित है। और अंत में ऑप्शन नंबर डी, पादपों का रोपण और फल उत्पादन में वृद्धि के तरीके, तो ये भी इसमें बताया गया है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपने? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत में कारखाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है अपन को दिल्ली सल्तनत के कारखानों से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए है, मसालिक उल अबसार के अनुसार मोहम्मद तुगलक की कसीदाकारी की कार्यशाला में 4000 सिल्क कारीगर और अनेकों सोने के जरी के कारीगर थे। तो ये ऑप्शन अपने सही बैठेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी कारखाने बहुत अच्छे से संचालित थे। अगले पे बात करें, अफीफ ने इन्हें शाही कारखाने का नाम दिया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इनकी संख्या 100 थी, ऐसा बताया। तो यहाँ पे ये जो संख्या है ये गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि संख्या जो कारखानों की थी वो थी आपके 36, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएगा? गलत। बहुत से कारखाने रतीबी थे तथा अन्य कारखाने स्व-वित्त पोषित यानी गैर रतीबी थे। अभी रतीबी गैर रतीबी क्या होते हैं? कि रतीबी वो चीज है जो हमेशा आपके 12 महीने काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते थे? जो कारीगर कार्य करते थे इनका फिक्स वेतन हुआ करता था और ये निरंतर इनके पास कार्य हुआ करते थे। दूसरे थे गैर रतीबी, जो कि मौसमी रूप से कार्यरत थे, कि जब भाई अब मान लो कोई मौसम हो गया, जैसे मान लो गुड़ बनाना है, तो जब गन्ना उत्पादन होगा तभी गुड़ बन पाएगा। इसलिए ये कौन सा हो गया आपने? गैर रतीबी। ये एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। यानी मौसमी कारखाने थे वो क्या कहलाते थे? गैर रतीबी। तो इसके अंदर ये क्या स्ववित्त पोषित थे। तो ये भी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी है, गैर रतीबी में राजसी पोशाक, बैनर बनाने तथा कालीन बनाने वाले कारखाने शामिल थे। यानी अब भाई पोशाक, कभी राजा का मन किया कि भाई मेरे को नई पोशाक पहननी है, तो नई पोशाक बनाई जाती थी। ये क्या हो गया? गैर रतीबी। वैसे ही अगर बैनर बनाने, मान लो कहीं युद्ध पे जा रहे हैं, तो वो बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, उनके पास झंडे वंडे बना रहे हैं,
तो ऐसे में ये सारे जो है जरूरत के हिसाब से काम थे, उन्हें क्या कहते थे, गैर रतीबी। ठीक है, तो इसमें बी के अलावा बाकी सब सही है। तो बी किसके अंदर है, ए में है, तो सीधा ही कट गया आपने। और बाकी इन तीनों में से अपने ए, सी और डी जिसमें है वो आपके सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें एक चीज और अगर आप देखना चाहें तो एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि कारखाने के प्रमुख को क्या कहा जाता था। कारखाने के प्रमुख, ये क्या कहलाते थे आपके, मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में किस स्थान पर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। यहाँ पे अपन से पूछा गया कि कार्नवालिस के द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी वो कहाँ पे की गई थी सबसे पहले। तो सबसे पहले इसने शुरुआत की थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, इसमें यदि एक दो बातें और लिखनी है तो ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र है, ये पूरे भारत का कितना था आपके, लगभग 19% भाग। और इसमें एक चीज और ऐड की है जिससे 19% हुआ है। एक खंड पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश का, बनारस खंड। उत्तर प्रदेश के, मतलब बनारस एक तरह से अलग जागीर थी, तो बनारस खंड में भी इसे लागू किया गया था। तो इसे भी आप ऐड कर देना, ये प्लस लिखा मैंने कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, साथ ही उत्तर प्रदेश के बनारस में भी इसे लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया, 1793। और इस बंदोबस्त को क्या कहा जाता था, तो ये था आपके स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसके अंदर जो लगान था वो था कुल उपज का 10/11। ठीक है, और इसमें जो व्यवस्था की गई थी, इसमें जमींदार को, जमींदार या फिर जो जागीरदार था, उसे भूमि का क्या माना गया था, स्वामी। कि भाई ये भूमि तुम्हारी है, तुम्हें कर संग्रहण करना है और हमें देना है। ठीक है, ऐसे प्रावधान किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें है आपके, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपके रंगपुर धींग किसान विद्रोह, तो ये कब का है आपके, 1783 का। ठीक है, 1783। सेकंड है आपके मद्रास में वेद समाज की स्थापना। मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी अपने 1864 में। किसके द्वारा की गई थी, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन व श्रीधरालु नायडू के द्वारा। ठीक है, अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने साप्ताहिक सोम प्रकाश प्रारंभ किया। अब ये जो साप्ताहिक सोम प्रकाश पत्रिका थी, ये प्रकाशित की गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो ये कब की गई थी आपके, 1859 में, जस्ट आफ्टर आपके 1857 की क्रांति के बाद में। ठीक है, और थॉमस मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा संबंधी स्मरण पत्र, जो आपके मैकाले मिनट्स के नाम से प्रसिद्ध है, वो कब का है आपके, 1835। ठीक है, 1835। तो अब देख लीजिए, इसको सेट करते हैं अपन कि रंगपुर धींग हो जाएगा आपके 1783 सबसे पहले। ए, सबसे पहले ए एक में ही आ रहा है, तो आपके आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में डी आएगा, मैकाले मिनट्स। सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा साप्ताहिक सोम प्रकाश। तो देखिए, इसमें जो ये सी में लिखा हुआ है ना, ये अलग अलग 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है कि जो सोम प्रकाश पत्रिका थी वह किस प्रकार से प्रकाशित की जाती थी, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक या फिर क्वार्टरली। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। ठीक है, और कब प्रकाशित की गई, तो 1859। ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये एक लाइन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। और रंगपुर धींग विद्रोह के बारे में यदि आप थोड़ा और जानकारी चाहते हैं तो इसमें 1783 में यह विद्रोह हुआ था। और इसके जो नेता थे वो थे आपके बेजो नारायण, बेजो नारायण व किन्हा सिंह। ठीक है,
इन दोनों नेताओं के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है। और ये विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो ये जमींदारों के विरुद्ध था। ये डायरेक्टली अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त जो जमींदार थे उनके खिलाफ यह विद्रोह किया गया था, जमींदारों के विरुद्ध। और अंग्रेजों ने यहाँ पे किसका सपोर्ट किया था? जमींदारों का सपोर्ट किया था। ठीक है। और इस देजो नारायण और किन्ना सिन्हा ने क्या किया? तो एक जमींदार था, कमालुद्दीन, कमालुद्दीन, इसकी कर दी हत्या। और जो एक क्षेत्र था इनका, रंगपुर, रंगपुर आज के बांग्लादेश में पड़ता है ना, रंगपुर कहाँ है? बांग्लादेश में। इसकी कमालुद्दीन की हत्या की और यहाँ पर गणतंत्र स्थापित कर दिया, गणतंत्र स्थापित। लेकिन बहुत ही जल्दी अंग्रेजों ने अपनी विशाल सेना भेजी और यहाँ पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। इनके बीच में जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो था आपके मुगलाहट का युद्ध। ठीक है। इस युद्ध में पराजय हुई इनकी, भाई अपने रंगपुर किसानों की, और इनका निर्मम दमन कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। असैन्य और सैन्य राजपत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस शहर से होता था? इसमें अपने सामने ऑप्शन है मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता और लाहौर। तो इसमें लाहौर बिल्कुल सही है। लाहौर के साथ ही यह शिमला से भी प्रकाशित हुआ करता था। ठीक है। तो लाहौर से प्रकाशित होता था, शिमला से भी प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन सबसे पहले कब शुरू किया गया था? तो ये था अपने 1872 में, 1872। इंग्लिश में यदि आप इसे कहें तो सिविल एंड मिलिट्री गजट। ठीक है। सिविल एंड मिलिट्री गजट। ठीक है। कब किया गया? 1872 में। ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं अपने सामने। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम कभी कभार पूछे जाते हैं, जो कि जनरली आपको हर जगह मिलते भी नहीं है। जब आप डिटेल बुक्स पढ़ते हैं तभी ये सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। बाकी जनरली जो है, आप किसी भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को उठाते हैं तो 70-80% के आसपास क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से वहां से मिल पाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मतलब सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है अपने। इसमें बुक्स का नाम दे रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको लेखक के नाम दे रखे हैं, और सुमेलित करना है कि कौन सा किसका ग्रंथ है। तो सबसे पहले अपने सामने 1857, 1857 किसकी बुक है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपके एस एन सेन की पुस्तक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। ये है आपके आर सी मजूमदार की पुस्तक। फिर चलते हैं अपन सिविल रेबेलियन एंड इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859। ये पुस्तक है अपने एस बी चौधरी की, एस बी चौधरी। अंत में कौन बच के अपने? एस अहमद। तो इनकी पुस्तक है एन ऐसे ऑन द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है। इसको सम्मिलित करें तो आपके ए में हो जाएगा 2। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। और बी में 4 दोनों में ही है। सी में 3, सी में क्या होगा आपके? सी में 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें यदि आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा एस एन सेन जो है, ये आपके कौन थे? सरकारी इतिहासकार। एस एन सेन ने जो पुस्तक लिखी 1857, यह 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास है। ठीक है। और इस सरकारी इतिहास की जो प्रस्तावना लिखी गई थी वह लिखी थी मौलाना आजाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा। ठीक है। प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थी आपके मौलाना आजाद के द्वारा। ठीक है। और आरसी मजूमदार का एक प्रसिद्ध कथन आता है बार बार एग्जाम में, कि उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या विचार रखे थे। जैसे 1857 की क्रांति को अपन स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं, इस प्रकार की उपाधियां देते हैं। लेकिन इनके मत थोड़े से अलग थे। इन्होंने कहा कि यह न तो प्रथम न ही स्वतंत्रता और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। ठीक है। इनका मत था कि जो 1857 में क्रांति हुई थी,
यह न तो पहली बार हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रकार के सैन्य विद्रोह हो चुके थे, न ही ये स्वतंत्रता के लिए थे। इनका मानना था कि ये जो जितने भी लड़ाइयाँ हुई 1857 के दौर में, वो सारी की सारी राजाओं ने अपने स्वार्थवश की थी। इसमें स्वतंत्रता का कोई भी वो मोटो इनका था नहीं। और अंत में ये कहते हैं कि नहीं, ये राष्ट्रीय संग्राम था। इनका मानना है कि दक्षिण भारत में यह विद्रोह प्रसारित नहीं हुआ था। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अगर कभी कथन आ जाता है कि इस 1857 की क्रांति न तो प्रथम, न ही स्वतंत्रता और न ही राष्ट्रीय संग्राम था, तो ये कथन हो जाएगा आपके आरसी मजूमदार का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, इसमें से सही गलत कथन का चयन करना है। पहला है, सुल्तान शुजा की अनुमति से सन 1651 में बंगाल के हुगली में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो है स्थापित की। तो ये कथन अपने क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है। सेकंड है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के उत्तरजीवी और इस कथा के प्रधान लेखक जे जेड होलवेल ने पीड़ितों के नाम का उल्लेख नहीं किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो जेडी होल थे, ये उस दौर में जब कलकत्ता के हुगली में कई अंग्रेजों को एक साथ एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, और उसमें से कई मारे गए थे। कुछ एक बचे थे, जिसमें जे जेड होलवेल भी शामिल था, जो कि एक सर्जन था, चिकित्सक था। तो वो लिखता है कि इसके अंदर 123 लोगों को शामिल एक ही कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो कि इतना छोटा कमरा है कि 123 जने इसके अंदर आ भी नहीं सकते। तो वो अलग अलग जांच का विषय है, और जे जेड होलवेल ने इन पीड़ितों के नामों का उल्लेख भी नहीं किया है। तो ये वाला कथन भी अपने सही हो जाएगा। सी है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के साथ शांति स्थापित की। तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि उसकी हत्या ही कर दी गई थी सिराजुद्दौला की। तो शांति स्थापित कौन करता, वो खुद शांति में चला गया था। ऑप्शन जो डी है, वो है, मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सीआर की भूमिका निभाई। नहीं, ये भी गलत है अपने, क्योंकि मीर कासिम नहीं था, ये कौन था अपने, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर ने, यानी मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का, कर्नल क्लाइव का कुत्ता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपना जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसने शासन किया था, वो सारा का सारा क्लाइव के इशारे पे ही किया था। जितना वो क्लाइव कहता उतना ही वो काम करता। ठीक है। और अगला है अपने सामने, बक्सर का युद्ध तीन संयुक्त सैन्य शक्तियों बंगाल, अवध और दिल्ली तथा मेजर मुनरो के सेनापतित्व में अंग्रेजों की सेना के मध्य में लड़ा गया। यानी कि बंगाल, अवध, दिल्ली वर्सेस हेक्टर मुनरो, इनके जो आपस में युद्ध हुआ उसे कहा जाता है बक्सर युद्ध। तो ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बी और ई। ए, बी और ई, यानी ऑप्शन नंबर ए अपने सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अपने वीडी सावरकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। वीडी सावरकर की बात करें तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ उसे राष्ट्रीय क्रांति कहा। ठीक है, पहले व्यक्ति जिन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसने प्रसिद्धि दिलाई वो थे अपने वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जो आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें था आपके मित्र मेला संगठन की स्थापना। कई दोस्तों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की थी 1899 में। क्या नाम था आपके उस संगठन का? तो वो था आपके मित्र मेला। सिर्फ मित्र मेला से काम नहीं चलता, एग्जामिनर एक कदम और आगे सोचता है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो वो था आपके नासिक। ठीक है, तो मित्र मेला संगठन किसके द्वारा? वीडी सावरकर। कब? तो 1899। और कहाँ पे की गई? तो नासिक में की गई। इसी का नाम 1904 में जाके परिवर्तित हुआ और उसे जाना गया अभिनव भारत सभा। ठीक है, अभिनव भारत सभा। ये जो अभिनव भारत सभा है, ये इटली के जो मैजिनी की यंग इटली थी उससे प्रभावित थी। ठीक है, अभिनव का मतलब भी यंग हो जाता है, तो यंग इंडिया संगठन मान लीजिए आप इसको। कब किया गया इसका गठन?
1904 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन है, और इसमें वास्तविक नाम दे रखे हैं कुछ महापुरुषों के, और उसमें लोकप्रिय नाम क्या हुए उसके बारे में बात करनी है अपन को। तो सबसे पहले है मूल शंकर। तो मूल शंकर अपने हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, ए में 3। फिर बी में है आपके नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था? वो थे अपने स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। फिर आते हैं अपने गदाधर चट्टोपाध्याय, तो ये हो जाएंगे अपने रामकृष्ण परमहंस। और बाद में ऑप्शन नंबर डी आपके ऑटोमेटिकली बी में समायोजित हो जाएगा। तो अपने राइट आंसर कौन सा होगा? ए में फोर, हाँ सॉरी, ए में क्या है, ए में 3 है, तो ये दो ऑप्शन तो अपने वैसे ही कट गए। और बी में 4, सी में हो जाएगा 8। तो अपने आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपने राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये है अपने कात्यायन के अनुसार विद्या धन यानी कि जो अधिगम द्वारा अर्जित संपत्ति है उसके अंदर किस किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? कात्यायन के द्वारा जो बताया गया है कि विद्या धन किस किस को शामिल, किस किस को विद्या धन माना जाता है, तो इसमें अपन को ऑप्शन दे रखे हैं कि किसी विद्वान द्वारा अपने शिष्यों से प्राप्त संपत्ति, तो बिल्कुल सही। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त संपत्ति, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी कठिन प्रश्न के समाधान या शास्त्रार्थ में सफलता पर मिले पुरस्कार के रूप में प्राप्त संपत्ति, तो हाँ ये भी विद्याधन है। और डी है यज्ञ शुल्क के रूप में प्राप्त संपत्ति, तो ये भी अपने राइट आंसर है। तो ए सी और डी जहां भी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा भेजी गई सेना को पराजित करने वाला उड़ीसा का पूर्वी गंग राजा निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने जब दक्षिण में अपनी सेना भेजी थी उस वक्त उड़ीसा का राजा कौन था? ऑप्शन है अपने सामने नरसिंह द्वितीय, ये 11 नहीं है ना, द्वितीय है। नरसिंह द्वितीय, भानुदेव द्वितीय, नरसिंह तृतीय और कपिलेंद्र। तो इसमें राइट आंसर अपने हो जाएगा भानुदेव द्वितीय। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी यदि आप और लेना चाहें तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में 1324 में जौना खां को भेजा गया था। ठीक है, जौना खां, इसको कहाँ भेजा था? जाजनगर, उड़ीसा। तो एक बार के लिए जो पहली झड़प हुई थी उसमें भानुदेव विजित हुए थे, भानुदेव द्वितीय जीते, लेकिन दूसरी झड़प में हार हुई। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये भी सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है अपने। और इसमें अपन को दे रखा है एक तरफ कुछ शैक्षिक संस्थानों के नाम है, और सूची 2 में है आपके उसके जो संस्थापक है, सदस्य है वो। तो इसमें सुमेलित कीजिए में अपन बढ़ते हैं आगे। संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना, तो वो अपने हो जाएंगे जोनाथन डंकन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके अंदर? 3। फिर है कलकत्ता मदरसा, जिसे मोहम्मदन या फिर मोहम्मदन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, वो आपके हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता मदरसा के कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। एक बार मिला के देखते हैं। ए में अपने जोनाथन डंकन, ए में 3 होना चाहिए, कुछ ऑप्शंस गड़बड़ हो रखे हैं। ए में यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, क्योंकि तो फिर डी में 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, आप ए ऑप्शन के अंदर 3 मान लीजिए तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो थी आपके जोनाथन डंकन के द्वारा। बी में कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसके सारे के सारे ऑप्शन ही गलत हो रखे हैं। मैं जो राइट आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। ए में अपने क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, बी है कलकत्ता मदरसा यानी मोमडन कॉलेज, उसमें आ जाएंगे अपने वारेन हेस्टिंग्स, यानी बी में आ जाएगा 4।
सी में क्या आ जाएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के आ जाएंगे अपने राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, यानी आंसर नंबर 1। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसमें आखिर में अपने कौन बचे हैं, रिचर्ड वेलेजली। ठीक है, तो रिचर्ड वेलेजली यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेनिश फ्लू वर्ष 1918 में सर्वप्रथम भारत के किस शहर में पहुंचा? तो यहाँ पे बात की जा रही है स्पेनिश फ्लू की, जो कि फ्रांस से फैला था, फ्रांस के पेरिस से। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में जो बड़ी संख्या में मस्केर हुए थे, या फिर जो नरसंहार हुए थे, उसके बाद में एक नई बीमारी फैली थी उस दौर में, जिसे कहा जाता है स्पेनिश फ्लू। और वह स्पेनिश फ्लू 1918 में भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया, और पहला शहर जो इससे प्रभावित था वह था आपके बम्बई। ठीक है, तो सबसे पहला शहर जो स्पेनिश फ्लू से प्रभावित हुआ था वो कौन था, आपके बम्बई। और इसे मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स भी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स। पेंडेमिक्स यानी कि आपदा। ठीक है, तो यानी जो सभी आपदाओं की माता है वो कहा गया है स्पेनिश फ्लू को, क्योंकि इस आपदा से उस दौर में 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, 2 करोड़ लोग मारे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ नीचे कुछ संत आपको दे रखे हैं, उनको उनके जो जीवन काल है उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला ऑप्शन है अपने सामने रामानुज। तो रामानुज का काल आपके 1356 ईस्वी के आसपास का है। रामानुज का काल कब, सॉरी, रामानंद का काल है 1356। रामानुज के काल की बात करें तो आ जाएगा आपके 1017 ईस्वी। और जो वैष्णव साध्वी थी आंडाल नाम से, जो आलवार संतों में एकमात्र महिला थी, इनका कालक्रम यदि हम देखें तो वो रहेगा आपके 8वीं सदी का। ठीक है, और कुंभन दास की यदि बात की जाए तो ये है आपके 1468 ईस्वी के। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों कट गए, ऑप्शन नंबर बी सेकंड आ जाएगा आपके ए। तो बी ए सी डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में और कुछ बातें आपको डिस्कस करनी है तो जो आंडाल है वो आलवार संत है। क्या है, आलवार संत, या फिर इसे साध्वी कह सकते हैं। एकमात्र महिला साध्वी है, एकमात्र महिला आलवार। आलवारों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो थी आपके 12। और ये किसके उपासक थे, तो विष्णु के उपासक थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम रामानुज की। तो रामानुज ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो था आपके विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। और रामानंद की बात की जाए तो 1356 का काल इनका, और विक्रम 1356 मैंने विक्रम संवत लिखा है ना, विक्रम संवत 1356। और यदि ईस्वी में इसकी बात की जाए तो इसमें से आप 57 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपके 1299। ठीक है, 1299 ईस्वी। ये उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, भक्ति आंदोलन के प्रणेता। ठीक है, साथ ही जो के कबीर और तुलसीदास वगैरह हुए हैं वो सारे के सारे इनके शिष्य थे, इनके 12 शिष्यों में शामिल थे। ठीक है, कबीर व तुलसी इनके संत, मतलब इनके शिष्य। ठीक है, और ये शिष्यों को क्या कहते थे, अवधूत। तो ये सारी जानकारी आपके काम की। देखिए कबीर निर्गुण पंथ के हुए, और तुलसीदास सगुण भक्ति परंपरा के थे।
ये आपके सुधारवादी थे और ये भक्ति परंपरा या फिर रूढ़िवादी थे, तुलसीदास। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, सिद्धांततः सभी मनसबदार सीधे शासक के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो बिल्कुल सही बात है। शाही परिवार के राजकुमार और साम्राज्य के प्रमुख अमीर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की अनुशंसा करने में, मतलब करते थे, सॉरी ये मैं नहीं है ना, करते थे, तो ये भी सही बात है। और सी है आपके 7,000 से ऊपर के सभी मनसब शाही परिवार के राजकुमारों के लिए आरक्षित थे, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, एकमात्र मीर जुमला को 9,000 की रैंक प्रदान की गई थी, तो ये अपने गलत हो जाएगा क्योंकि अमीर मीर जुमला को 9,000 की रैंक प्रदान नहीं की गई थी। इसकी बजाय जो सर्वाधिक बड़ी रैंक प्रदान की गई थी वो थी आपके, एक तो मिर्जा अजीज कोका, और दूसरा व्यक्ति है इसके अंदर आपके राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। इन दोनों को 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था, 7,000 का मनसब। अब ये मनसब मनसबदारी क्या है ये आपने पढ़ा ही होगा, तभी आप यहाँ तक पेपर का सॉल्यूशन देखने आए। फिर भी मैं छोटी मोटी बात करूं तो मुगल काल में प्रशासन को सुचारू रखने के लिए कुछ व्यक्तियों की एक विशिष्ट क्षेत्र के अंदर नियुक्ति कर दी जाती थी, जो वहां का शासन संचालन करते, वहां का सैन्य दायित्व संभालते, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। तो ये एक तरह से प्रशासनिक पद हुआ करता था। और इस प्रशासनिक पद की जो शुरुआत थी वह अकबर के काल में की गई थी। ठीक है, अब क्या गया ये अकबर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में भी यदि हम बात करें तो अकबर ने अपने शासनकाल में 3 बार मनसबदारी व्यवस्था में तरह तरह के परिवर्तन किए। एक तो सबसे पहले इसने अपने शासन के 11वें वर्ष में इस व्यवस्था की शुरुआत की। फिर बाद में अपने शासन के 18वें वर्ष में क्या किया, इसको मतलब इस मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित नियम बनाए और इसे और स्पष्टता प्रदान की। ठीक है, 18वें वर्ष क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया इसे। और अंत में फिर अपने शासन के 40वें वर्ष में इसने क्या किया, जात व सवार, ये दो अलग अलग पद शामिल कर लिए। मतलब मनसबदार रहेगा लेकिन मनसबदार का जात कितना है और सवार कितना है। जात यानी कि उसकी औकात कितनी है, उसका मतलब अपना जो दरबार में स्थान है वह कितना है, वह अपने इंगित होता था जात से। और सवार इंगित करता था कि उसके पास कितने घुड़सवार रखने की क्षमता है। तो जात और सवार, ये इसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए मोटा मोटी इस ऑप्शन के अंदर इस क्वेश्चन में जितनी भी बातें आई थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है अपने। ऑप्शन नंबर ए है हर्ष, और हर्ष के बारे में अपन से पूछा गया है कि यह किससे संबद्ध है। तो हर्ष आपके है पुष्यभूति वंश के शासक। ठीक है, और ललितादित्य मुक्तापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़ है अपने कारकोट वंश के शासक। और पल्लव किस क्षेत्र से संबंध है, तो इसमें अपने राइट आंसर हो जाएगा टोंड मंडलम क्षेत्र, यानी एक इसके अंदर सही हो जाएगा। और अंत में बात करें पालों की, तो पाल थे आपके मत्स्यानंत क्षेत्र के शासक। राइट आंसर क्या होगा अपना, ए में 2, ये 2 कट गए, और बी में हो जाएगा आपके 4, इन दोनों में ही है, और सी में होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें और ज्यादा बात करने का कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1623 तक निम्नलिखित स्थानों पर फैक्ट्रियां या फिर व्यापारिक चौकियां स्थापित की। यानी यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली थी। तो यहाँ पे आपके सामने है बड़ौदा, कलकत्ता, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी है भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम।
राइट आंसर आपका हो जाएगा भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपके 1599 में, दिसंबर महीने में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे बात करें इसमें, तो 1615 में एक व्यक्ति आया था जहांगीर से मिलने, और उसका नाम है आपके सर थॉमस रो। इस थॉमस रो को आप थॉमस रो नाम से भी जानते हैं। उसने यहाँ पे अपने भेंट की जहांगीर से और अंग्रेजी व्यापार के लिए सुविधाएं प्राप्त की। ठीक है, सुविधाएं प्राप्त की, और इन्हीं सुविधाओं के दम पे 1623 ईस्वी आते आते भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे सूरत जो है इनकी एक महत्वपूर्ण कोठी थी, लेकिन बाद में जाते जाते सूरत भी इसमें शामिल है ना, लेकिन बाद में जाते जाते 1687 में यदि हम बात करें तो बम्बई इनका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। हालांकि इस क्वेश्चन में अपने काम की चीजें भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम। चलिए आगे बात करते हैं 26, मुगल कालीन शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में आपके दे रखा है, पीटर मुंडी ने आगरा में येसु समाज या फिर जेसुइट महाविद्यालय का उल्लेख किया है। बिल्कुल सही बात है, किया है ये। महम अनगा का मदरसा जो कि खैर उल मंजिल के नाम से प्रसिद्ध था, बदायूंनी ने इसे मदरसा ए बेगम की संज्ञा दी। ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है आपके, शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा ए रहीमिया का निर्माण किया। तो ये गलत है, आपके मदरसा ए रहीमिया नहीं, वो था आपके दार उल बका। क्या था? दारुल बका। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने दिल्ली में दारुल बका का निर्माण किया। तो ये भी आपके हो जाएगा गलत, यानी कि सिर्फ दो ऑप्शन है यहाँ पे सही है, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी। एक सेकेंड ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो आई इंडियन नेशनल आर्मी थी, आईएनए, इनके नेताओं के नाम दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा इन नेताओं में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। तो ये दोनों ही थे। कैप्टन मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस ये भी थे, प्रीतम सिंह कैप्टन मोहन सिंह ये भी थे। तो यहाँ पे आपके एक ही ऑप्शन बचा है, पृथ्वी सिंह आजाद और फणींद्र नाथ घोष। इन दोनों का संबंध इंडियन नेशनल आर्मी से बिल्कुल भी नहीं था। इंडियन नेशनल आर्मी की यदि हम बात करें तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 में किसके द्वारा की गई? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इनके मुख्य नेताओं की बात करें तो ये सारे नाम आपके सामने आ ही गए हैं, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस और प्रीतम सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 19वीं सदी में भारत में शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही कथन जो है उनके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक है अपने सामने, चार्टर अधिनियम 1813 में भारत में शिक्षा के मद में 1 लाख रुपए के वार्षिक व्यय का प्रावधान किया था। बिल्कुल सही बात है, और इसी मद को 1823 में बढ़ा के कितना कर दिया गया था आपके? 10 लाख। ठीक है, और दूसरा है चार्ल्स वुड के डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 में घोषणा की गई कि शैक्षणिक नीति का उद्देश्य पूर्वी शिक्षा का अध्यापन है।
तो यहाँ पे ये जो पूर्व शिक्षा आया है ये वर्ड गड़बड़ है, क्योंकि ये पश्चिमी शिक्षा के और पूर्वी शिक्षा दोनों के समन्वय की बात कर रहा था। कौन? वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर सी में है, भारत के विश्वविद्यालयों के सामान्य क्रियाकलापों की जांच करने के लिए 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो ये विश्वविद्यालयों के लिए नहीं था, ये किसके लिए था आपके? हंटर शिक्षा आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए था। और अंत में बात करें तो प्राच्य आंग्ल विवाद के दौरान प्राच्यवादियों ने के समूह का नेतृत्व एच टी प्रिंसेप ने किया था। वे प्राच्य साहित्य के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। तो यहाँ पे आपके सही हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ए और डी जहां पे है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। मध्यकाल में व्यापारियों और कारीगरों की हड़ताल की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये कुछ मध्यकाल में मतलब जैसे हड़तालें आज के दौर में होती है, वैसे ही मध्यकाल में भी इस प्रकार की हड़तालें हुआ करती थी। उसके बारे में जो विवरण है वो काफी रोचक है, और इन विवरणों के बारे में जो अपन को पूछा है कि भाई इनमें से कौन कौन सा विवरण सही है। ठीक है। तो पहला है, वर्ष 1668 या फिर ये 1668-69 में इस्लाम में बलात् धर्म परिवर्तन के विरुद्ध सूरत के बनियों ने हड़ताल की थी। औरंगजेब का दौर था, और औरंगजेब के टाइम में बड़े स्तर पर जो है आपके हिंदुओं को या फिर जो भी गैर मुस्लिम लोग थे उन्हें इस्लाम में दीक्षित करने के लिए उन्होंने कट्टरता के साथ उन पे जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। ऐसे में जो सूरत के बनिए थे उन्होंने हड़ताल की थी। कब? 1668-69 में। ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय यात्री थेवनोट के अनुसार बारह नगर, ये बाग नगर नहीं है, बारह नगर के हिंदू बैंकरों ने अमीर की वसूली के विरोध में अपने कार्यालय बंद किए थे। ये भी सही बात है। सी है आपके 1686 में मद्रास की समस्त भारतीय जनता अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित कर के विरोध में जाति प्रधानों के आदेश पर हड़ताल पर चली गई थी। और ऑप्शन नंबर डी है, 17वीं सदी के अब्बे केरेन जो एक इतिहासकार है उसने लिखा है कि कम्मलन यानी कि जो कारीगर थे, कारीगर जाति के जो लोग थे, उनमें से यदि किसी को भी अपमानित किया जाता था या फिर उसके साथ कुछ गलत किया जाता था तो वे अपनी दुकानें बंद कर देते थे और हड़ताल पे चले जाते थे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कथन सही है। और इस प्रकार के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए नए होते हैं, क्योंकि जनरली हम जो सब कुछ पढ़ते हैं उसके अंदर इतना सारा डिटेल में नहीं आ पाता है। तो यूजीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के पेपर में स्पेशली, उसमें 80% या फिर ज्यादा से ज्यादा आपने अच्छे से पढ़ रखा तो 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी जान पहचान के होते हैं। 10% क्वेश्चन आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो बिल्कुल आपसे अनजान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इतिहास लेखन में रांके का उपागम निम्नलिखित पर बल देता है। यानी जो रांके का सिद्धांत है हिस्ट्री का, वह किस पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही है, तथ्यों की पवित्रता पर बल देता है। ये अपने आ गया है हिस्टीरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न। ठीक है। ये जो रांके है ये आपके थे जर्मनी के। ठीक है। जर्मनी जर्मनी में भी बात करें तो ये बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। और इन्होंने जो इतिहास लेखन में तथ्यों की महत्ता को बल दिया था, इस घटना को इतिहास लेखन के क्षेत्र में बर्लिन क्रांति के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति। ठीक है। और रांके की कुछ पुस्तकों पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इनकी पुस्तकों से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। सबसे महत्वपूर्ण पहली पुस्तक जो इनकी थी वो थी आपके हिस्ट्री ऑफ लेटिन एंड एंड टाइटेनिक्स पीपल। ठीक है। ये इनका क्या क्या था? प्रथम ग्रंथ था। और दूसरा ग्रंथ इनका, दूसरा नहीं मतलब बहुत सारे ग्रंथों में से एक ग्रंथ और था जो कि काफी फेमस हुआ, वो था आपके हिस्ट्री ऑफ पॉप्स। इनमें जो
अपने ईसाइयों के जो पोप होते हैं उनका इतिहास लिखा गया। और तीसरा नंबर पे जो महत्वपूर्ण पुस्तक हम लेते हैं वो अंतिम पुस्तक थी इनकी, और उस पुस्तक का नाम है यूनिवर्सल हिस्ट्री। ठीक है, यूनिवर्सल हिस्ट्री। ये इन्होंने जब लिखी थी तब इनकी उम्र थी 86 वर्ष। ठीक है, 86 साल की, यानी अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे। ये क्या हो जाएगी, इनकी अंतिम पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए पुरातत्व विज्ञान परिप्रेक्ष्यों के परिवर्तनकारी स्वरूप को प्रारंभिक से नवीनतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सही बताऊं तो मेरे लिए भी बिल्कुल अनजान सा है, और मतलब मैंने खोजबीन करने की कोशिश की तो भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ निचोड़ में नहीं निकाल पाया। इसमें सीधा ही आपको आंसर ही बताऊंगा मैं। इसके अंदर आपके सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले विसरणकारी परिप्रेक्ष्य, और उसके बाद आ जाएगा आपके नवीन एवं प्रक्रम धर्मी पुरातत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में उद्विकास व अनुजात मॉडल, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सांस्कृतिक विरासत का देशी पुरातत्व विज्ञान। अगर किसी ने पुरातत्व विज्ञान में स्पेशलाइज्ड एमए किया है और उसको इसका आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकता है कि इसके अंदर पूछा क्या है, एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाह रहा था जो एग्जामिनर था वो। ठीक है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के लॉजिक लगाने की कोशिश की, वो भी सेट नहीं बैठ रहे थे। चलिए अगले पे जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अमृत कुंड का बहरुल हयात नाम से अनुवाद किया था। यहाँ पे पूछा है कि सूफी संत कौन है जिसने अमृत कुंड नामक एक पुस्तक है जिसका अनुवाद किया था फारसी में, और उस अनुवाद को नाम दिया था बहर उल हयात। तो ये आपके रहेंगे शेख मोहम्मद गौस। ठीक है, शेख मोहम्मद गौस। इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था किसका, अमृत कुंड का। कौन सी भाषा में किया था, फारसी। ठीक है, और कब किया था, तो ये काल था इनका 1602, अकबर के काल में। ठीक, अकबर काल में। और जो ये अमृत कुंड थी उसका जो अनुवाद हुआ बहरुल हयात नाम से, यह संभवतः जो पहली पुस्तक ऐसी थी जो योग पर आधारित थी और पूर्णतः चित्रकारी उसके अंदर की गई थी। योग की 22 क्रियाओं का चित्रकारी के द्वारा जो है वर्णन किया गया था। ठीक है, चित्रित पुस्तक। ठीक है, किससे संबंधित थी, तो योग। योग की कितनी क्रियाओं के बारे में बताया गया था, तो 22। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और 33, वह तमिल अभिलेख जिसमें वर्ष 1281 में एक व्यापारी सबंद पेरुमल, यानी उसका दूसरा नाम है तवस चक्रवर्ती, उसके द्वारा भगवान शिव के मंदिर का निर्माण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि एक व्यापारी है, उसके बारे में एक तमिल अभिलेख में वर्णन है कि 1281 में इस सबंद पेरुमल नामक व्यापारी ने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया है। अब ये निर्माण कहाँ करवाया है, ये जो है कहाँ से हमें प्राप्त होता है कि भाई कहाँ पे इसने मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके दक्षिणी चीन के क्वांगझू नामक स्थान पर इस तवस चक्रवर्ती ने शिव भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन अपने क्वेश्चन नंबर 34, सन 1855-56 में बिहार और बंगाल की, यहाँ पे आपके खाली जगह, और किस जनजाति ने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका था। तो यहाँ पे हमसे विद्रोह की बात की जा रही है और उस विद्रोह का नाम है संताल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट हो जाएगा कि संथालों ने 1855-56 में जो विद्रोह किया था उसमें बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र से इन्होंने कुछ समय के लिए अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए थे। ठीक है, इस विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था, तो बिहार के भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में ना, राजमहल की पहाड़ियां, ये जो क्षेत्र था यहाँ पर ये संथाल लोग निवास करते थे। और इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो अत्यधिक कर लगाने की जो इनकी प्रथा थी, जो कार्य थे, इनसे परेशान होकर
विद्रोह किया था, और इस विद्रोह में इन्होंने कुछ समय के लिए ब्रिटिशर्स को अपने क्षेत्र से भगा दिया था। ठीक है। और इन संथालों के विद्रोह के जो प्रमुख नेता है वो कौन कौन है, तो ये थे आपके सिद्धू व कान्हू। हमने इससे पहले एक और विद्रोह की बात की थी, और उसके अंदर दो और नेता थे, वो कौन कौन से थे वो कमेंट बॉक्स के अंदर अभी का अभी आप लिख के बताएंगे। सिद्धू व कान्हू, ये दोनों क्या थे, भाई। इन्होंने संथालों को शुरुआती स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था, और कुछ समय बाद में कान्हू को मृत्युदंड दे दिया गया, और अंततः संथाल विद्रोह को भी दबा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, मौर्योत्तर काल में भारत से रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को चिन्हित कीजिए। जो प्राचीन काल में यानी मौर्योत्तर काल में रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी, ये इनमें से कौन कौन सी थी, यह इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन के अंदर है वस्त्र। तो वस्त्र निर्यात हमारा हमेशा से ही रहा है। बी है कांच के मनके। तो कांच के मनके आप जब भी पढ़ेंगे तो हमेशा आयात का लिखा होता है, निर्यात का नहीं। ठीक है। और सी है आपके हाथी दांत। तो हाथी दांत का निर्यात भी किया जाता था, क्योंकि हाथी बड़ी संख्या में भारत में पाए जाते थे, और इन हाथियों से आकृष्ट होकर कई आक्रमणकारियों ने इवन हमला तक किया भारत पे कि यहाँ से हाथी प्राप्त होंगे। और डी है आपके जैतून का तेल। तो जैतून के तेल का कोई वर्णन हमें मिलता नहीं है। और ई है आपके काली मिर्च। काली मिर्च भी हमेशा से प्रसिद्ध थी, इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी कि इसे यवन प्रिया नाम से जाना जाता है। यवन प्रिया यानी यवन में रहने वाले लोगों को यह जो काली मिर्च है वह अपने प्रिय लगती थी, इसलिए इसे यवन प्रिया नाम दिया गया। ठीक है। तो ए और सी और ई जहां पे भी है वो अपना सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 1302 के अंत में या अगले वर्ष के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण के लिए जो सैन्य टुकड़ी भेजी थी, जिसकी बुरी तरह पराजय हुई थी, उसके सेनापति कौन थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो इसने साम्राज्य विस्तार के लिए काफी कार्य किए, और इसी साम्राज्य विस्तार के तहत इसने दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान अपने सेनापतियों के द्वारा किए। इनमें से जो एक अभियान था वारंगल पर आक्रमण का, वह अभियान किसके सेनापतित्व में किया गया, ये हमसे पूछा गया है। वैसे बहुत सारे किए थे, उसमें से जो 1302 वाला अभियान है उसके बारे में पूछा गया है। तो 1302 वाला जो अभियान था वह था फखरुद्दीन जोना और छज्जू के नेतृत्व में। इसमें इन दोनों की पराजय हुई थी। ठीक है। तो 1302 वाले अभियान जो वारंगल अभियान था उसमें कौन थे सेनापति, फखरुद्दीन जोना और छज्जू। लेकिन फिर इसका बदला कब लिया गया, तो 1309-10 में एक बंदा इसके हाथ लगा, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर यह औरंग अपने जो सॉरी अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी दक्षिण विजयों विजयों का सबसे बड़ा नायक यदि कोई था तो वह था मलिक काफूर, जो कि एक पहले हिंदू था, इसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया था। और उसने अलाउद्दीन खिलजी को लगभग लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत जीत के दे दिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। और थोड़ा सा यदि इस मलिक काफूर के अभियान के समय की बात करें तो यहाँ का शासक कौन था, वारंगल का वारंगल शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है। प्रताप रुद्र देव। ठीक है। इसने फिर अधीनता स्वीकार कर ली थी। 37, निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, पहले से बाद के क्रम में। सबसे पहले आपके ईवी रामास्वामी और ए बलिजा नायडू द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ। ठीक। तो ये आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया, तो ये है आपके 1920 में। ठीक है। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो ये आपके है 1873 का काल। फिर है सी में आपके श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम द्वारा अरिविपुरम में आंदोलन का आरंभ किया गया। तो यह आंदोलन जो श्री नारायण गुरु द्वारा किया गया था, इस आंदोलन की डेट यदि हम देखें तो वो है आपके 1888। ठीक है। और अंत में डी में हमसे पूछा है कि सी एन मुदालियर, टी एम नायर और पी त्यागराज द्वारा
न्याय आंदोलन का आरंभ कब किया गया? तो ये न्याय आंदोलन का प्रारंभ है आपके 1916-17, 1916-17 के काल में। ठीक है। तो अभी इसको यदि हम सेट करें तो सबसे पहले ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। तो बी सबसे पहले कहाँ पे है? यहाँ पे एक ही ऑप्शन से आपका आंसर सही निकल रहा है। जिसको पता था कि सत्य शोधक समाज सबसे पहले आ रहा है, उसका आंसर ऑटोमेटिकली राइट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, परंपरानुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी? अलवार नयनार हमने पहले भी चर्चा की थी। अभी जब हमने एक अलवार साध्वी की बात की थी, तब मैंने कहा था कि 12 अलवार संत थे। तो यदि आपने उतना सा भी याद रखा है तो ये क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, क्योंकि अलवारों की संख्या पूछी है पहले, तो पहले 12, पहले 12 इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक में ही है। और नयनारों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपके 63। ठीक, 63। इनके बारे में और यदि जानकारी आप चाह रहे हैं तो हलवार तो आपके थे विष्णु के उपासक यानी वैष्णव, और नयनार थे आपके शैव। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन है फिर से। एक तो यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जनरली, या तो सुमेलित कीजिए या फिर कथन वाले। सीधे जो ऑप्शन है वो मुश्किल से आपको 10-15 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं। हालांकि ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी है, सीधे क्वेश्चन में तो आपको या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें 50-50 आपके चांस बनते हैं कि अगर आपको इन चारों में से एक भी आ रहा है तो आप दो ऑप्शन तो सीधे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करते हैं। सबसे पहले कुरु। तो कुरु आपके संबद्ध है पांचाल क्षेत्र से। फिर आते हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु संबंधित है कौशल और अयोध्या से। फिर है विदर्भ, यहाँ पे भ गायब हो गया है। विदर्भ है आपके दक्षिणी क्षेत्र से संबद्ध। और है मध्य भारत, मालवा और गुजरात से संबद्ध। इसको सुमेलित करें तो आपके ए में 3, बी में एक, ए में 3, बी में एक, ऑप्शन नंबर एक आपके सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें हमसे पूछा भोपाल युद्ध, छत्रसाल के साथ संधि, अमझेरा का युद्ध, बेसिन के दुर्ग पर कब्जा। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा आपके अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का युद्ध हुआ था आपके 1728 में। ठीक है, 1728 में। इनके बारे में पूरा विवरण भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और फिर जो छत्रसाल के साथ संधि हुई थी वो भी आपके 1728 की घटना ही है। ये इसके अमझेरा युद्ध के जस्ट बाद की घटना है। तीसरे नंबर पे आपके आ जाएगा भोपाल का युद्ध, जो कि 1737 में लड़ा गया था। और अंत में आ जाएगा बेसिन के दुर्ग पर कब्जा। ये घटना है आपके 1739 की। ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अमझेरा युद्ध की। अमझेरा युद्ध में क्या सीन था कि आपके जो ये क्षेत्र था मालवा वाला क्षेत्र, इसमें 1724 में विजय हासिल कर ली थी बाजीराव प्रथम ने, और यहां से कर वसूली का कार्य अपने मराठा सरदारों को सौंप दिया। लेकिन मालवा जो था प्रत्यक्ष नियंत्रण में अब भी मुगलों के ही था। तो मुगल भी अपना एक जो सूबेदार था उसकी नियुक्ति मालवा वाले क्षेत्र में किया करते थे। और मालवा क्षेत्र में जो सूबेदार नियुक्त था उसका नाम था आपके गिरधर बहादुर। क्या नाम था? गिरधर बहादुर। इस गिरधर बहादुर ने क्या किया, मराठा सरदारों को परेशान किया कि हम आपको कर संग्रहण नहीं करने देंगे। ऐसे में जैसे ही यह खबर लगी आपके पेशवा बाजीराव प्रथम को, तो इन्होंने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को भेज दिया। चिमनाजी अप्पा, इनको 1828 में सेना देके भेज दिया कि चलो भाई इसको थोड़ा सबक सिखा के आओ। तो इन्होंने चिमनाजी अप्पा आए और गिरवर बहादुर को बुरी तरह पराजित किया और इसकी हत्या कर दी, और साथ ही इसका बेटा भी इस युद्ध में मारे गए। और ये घटना है आपके 1728 की। ठीक है। उसके बाद में जो छत्रसाल थे आपके बुंदेलखंड के शासक। ठीक है। उस बुंदेलखंड के शासक को एक पठान था बंगश खान,
इस बंगश खान नामक पठान, ये भी क्या था, मुगल सूबेदार था। इसने बुंदेल खान के शासक छत्रसाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो छत्रसाल ने एक गुप्त पत्र भिजवाया बाजीराव प्रथम को कि मुझे बंगश खान पठान ने जो है नजरबंद कर रखा है, तो मुझे मेरी सहायता करो। ऐसे में पेशवा बाजीराव ने फिर से सेना भेजी और इस बंगश खान पठान को पराजित करके और बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को जो है स्वतंत्र करवाया। ऐसे में छत्रसाल ने अपने जो राज्य था बुंदेलखंड, उसका अधिकांश हिस्सा बाजीराव प्रथम को भेंट कर दिया और अपने पुत्रों को भी पेशवा बाजीराव की सेवा के अंदर भेज दिया। तो ये जो संधि हुई थी, ये छत्रसाल के साथ संधि थी। कब हुई थी? 1728 में। फिर आता है भोपाल का युद्ध, वो 1337 की घटना है। और बेसिन के दुर्ग पर कब्जे की घटना जो देखें, तो ये बेसिन के दुर्ग पे कब्जा किया गया था पुर्तगालियों के अगेंस्ट, पुर्तगाली के खिलाफ। ठीक है, पुर्तगाली क्या कर रहे थे, गोवा वाले क्षेत्र में हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए तरह तरह के दंड दे रहे थे, जिंदा जला रहे थे, या इस प्रकार की घटनाएं बार बार जब पेशवा बाजीराव ने सुनी, तो उन्होंने अपनी सेना भेजकर इन्हें सबक सिखाया और बेसिन के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा अपने? 1728 सी, बी, ए और डी। सीबीएडी किसमें है? सीबीएडी, ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है। इसमें आपसे जो प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य के पद थे, उनके क्या क्या कार्य थे, उसको सुमेलित करना है। एक तरफ पद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका विवरण दे रखा है। सबसे पहले आपके सामने दे रखा है प्रादेशिक। प्रादेशिक नाम से ही पता चल रहा है, प्रदेश यानी प्रांत, तो ये क्या हो गया आपके प्रांतीय गवर्नर। दूसरा है आपके अध्यक्ष। बी में क्या है आपके? अध्यक्ष। अध्यक्ष किसी भी विभाग का जो अध्यक्ष मतलब अधिकारी हुआ करता था, उसे कहते थे आपके अध्यक्ष। तो बी में हो जाएगा एक। फिर आते हैं नागरिक। तो नागरिक भी नाम से ही पता चल रहा है कि नगर अधिकारी है, ग्रामीणी आपके ग्राम अधिकारी है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तीन ऑप्शन सीधे सीधे ही मिल रहे हैं, एक आध में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन आसानी से आपका क्वेश्चन सही जा रहा था। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा आपके? ए में तीन, ये तीन एक दो, तीन एक दो, तीन एक दो किसमें है? इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 42वां समग्र इतिहास यानी टोटल हिस्ट्री कॉन्सेप्ट है, वह किसने प्रचारित किया था? टोटल हिस्ट्री कॉन्सेप्ट इतिहास लेखन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि इतिहास को समग्रता के साथ लिखना चाहिए। न तो इसमें तथ्य को प्रधानता दो, न विचारों को प्रधानता दो, सबका एक सम्मिलित रूप से लिख के टोटल हिस्ट्री कॉन्सेप्ट नाम इसको दिया गया था। तो ये नाम जिसके द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये व्यक्ति थे आपके मार्क ब्लॉक। ठीक है, मार्क ब्लॉक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया टोटल हिस्ट्री कॉन्सेप्ट। फिर आगे है आपके विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करने वाली पुस्तक न्याय तत्व के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा है कि दर्शन का विस्तृत जो प्रतिपादन करने वाली पुस्तक है न्याय तत्व, इसके लेखक कौन थे? तो वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, नाथ मुनि। ठीक है, नाथ मुनि किससे संबद्ध है? तो आपके विशिष्टाद्वैत से। ठीक है, खैर ये तो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, तो आपको पता ही है। विशिष्टाद्वैत के एक और संत की हमने बात की थी, जो कि थे आपके रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी। विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, इन सबसे क्वेश्चन कभी ना कभी आता ही आता है, या अद्वैत। फिर इसमें से किसी की पुस्तक पूछ ली जाती है, किसी का संप्रदाय पूछ लिया जाता है, इस टाइप की चीजें ध्यान रखनी है। 2-3 पेज का ये सारा मैटर है जो आप याद कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसमें है आपके कि निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को चिन्हांकित कीजिए। इसमें से बेमेल कौन सा है? तो सबसे पहले ए में है आपके अर्घट, बी है चूर्णी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सी ऊपर आ गया है, बी नीचे आ गया है। तो ए में है अर्घट, बी में है वापी, सी में है चूर्णी और डी में है नोरिया। तो इसमें जो अलग है वो क्या है, ये हमसे पूछा है। तो सी जो ऑप्शन है वो आपके अलग होगा, क्योंकि अर्घट, वापी, नौरिया ये तीनों ही सिंचाई से संबद्ध है। ठीक है, सिंचाई या फिर जल से संबंध है।
कोई छोटे तालाब को कह रहा है, या फिर अरगट जो पानी निकालने के लिए जो चक्र होता है उसे कहा जाता है। लेकिन ये जो चूर्णी है, इससे यह किससे संबंध है? स्थापत्य कला से संबंध है, स्थापत्य कला से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 45। यहूदी व्यापारी अब्राहम बेन यीजू, ये 1133 से 1149 तक भारत में रहा था। निम्नलिखित में से किस शहर में कांस्य फैक्ट्री चलाता था? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई जो एक यहूदी था बेन यीजू, यह किस क्षेत्र में कांस्य की फैक्ट्री चला रहा है? तो वह क्षेत्र आपके हो जाएगा मंगलोर। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है आपके? मंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। परंपरागत रूप से पंचजन में शामिल 5 मुख्य आर्य कबीले कौन से हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो पंचजन है वो कौन कौन से कबीले हैं। अब इन कबीलों पे हमें बात करनी है। वैसे तो 10 कबीले थे, ये पूरी जो घटना है वो मैं सारी की सारी समझा देता हूँ, ताकि इस घटना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके आएगा तो वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आंसर निकाल देते हैं। तो इसमें पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रयु, ये आपके राइट आंसर होगा। अब चलिए बात करते हैं ये क्वेश्चन इसने पूछा कहाँ से। तो इसने क्वेश्चन पूछा है आपके ऋग्वेद के सप्तम मंडल से। ये क्वेश्चन आया है आपके सप्तम मंडल। इस सप्तम मंडल के अंदर क्या दिया गया है आपके? 10 राज्य, 10 राज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका विवरण ऋग्वेद के सप्तम मंडल में दिया गया है, जहां से यह क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो यह युद्ध लड़ा गया था आपके परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, परुष्णी नदी के किनारे। और परुष्णी किसे कहा जाता है? रावी को। रावी को ऋग्वेद में परुष्णी कहा गया है। ठीक है, जैसे अलग अलग नाम है ना, अस्किनी चिनाब को, सिंधु को सैंधव का, मतलब ये जो सिंधु सरस्वती इनके सेम नाम ही है। रावी को परुष्णी हो गया, चिनाब को आपके अस्किनी हो गया। इस टाइप के नाम जो मिलते हैं, ये ऋग्वेदिक नाम है उन नदियों के। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो आर्य कबीले हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। तो ये जो 10 राज्य युद्ध था, इसमें एक तरफ तो था आपके त्रित्सु कबीला। क्या था? त्रित्सु कबीला, त्रित्सु कबीला, जिसे भरत जन भी कहा जाता है, भरत जन। इस कबीले के जो शासक थे वो थे सुदास, और इस सुदास के पुरोहित थे आपके, शासक थे सुदास, और सुदास के पुरोहित थे आपके विश्वामित्र। ठीक है, ये विश्वामित्र नहीं, सॉरी, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, जैसे याद आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। तो त्रित्सु कबीला, भरतजन और सुदास, क्योंकि विश्वामित्र आपके इनके साथ थे, जो अदर 10 है उनके साथ। ठीक है, इन 10 कबीलों में कौन कौन से थे? तो ये तो हो गए सिंधु नदी के पूर्वी कबीले, सिंधु नदी के पूर्वी कबीले। पूर्वी यानी कि हमारी तरफ का क्षेत्र, भारत की तरफ, सिंधु से भारत की तरफ। 5 और कबीले थे जो कि थे पश्चिमी कबीले, पश्चिमी कबीले। पश्चिमी कबीलों में कौन कौन से कबीले शामिल थे? तो ये थे आपके अलिन, एक तो था अलिन, दूसरा था पख्त, तीसरा था भलानस, फिर था शिव, और पांचवा था विषाणी। ठीक है, चलिए ये इनके साथ प्लस 3 और अनार्य कबीले भी थे। अनार्य कबीलों के नाम भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी आप लिख लीजिए। अनार्य कबीले थे आपके अज, शीघ्र और यक्ष, और इन अनार्यों का नेता था आपके भेद। ठीक है, इन सब का था सम्मिलित। और दूसरी तरफ वर्सेस में यदि हम बात करें तो वो थे आपके भरतजन और त्रित्सु कबीला, जिसके शासक थे आपके सुदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सॉरी, ये जो सुदास के साथ पुरोहित थे वो थे आपके गुरु वशिष्ठ। ठीक है, और जो विश्वामित्र थे वो थे किनके साथ? इनके साथ। ठीक है, विश्वामित्र।
बाकी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको एक आध पेज का मैटर है जहां से हर बार क्वेश्चन आता है ऋग्वेद से, यहाँ से देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें भी सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है। सुमेलित करना है हमें किसान आंदोलनों को और उनका नेतृत्व करने वाले नेता को, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने है बिजोलिया किसान आंदोलन। जो भी बंदा राजस्थान का है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये एकदम लप्पू सवाल था, क्योंकि बिजोलिया आंदोलन हमने इतनी बार पढ़ा है राजस्थान हिस्ट्री में। तो उसमें आपको हो जाएगा विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। बारदोली सबने पढ़ा है, क्योंकि बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आपके हो जाएगा बी में एक, ठीक है। फिर आता है आपके तेभागा आंदोलन। तेभागा में है आपके कंपरम सिंह और भवन सिंह। अवध किसान आंदोलन के नेता है आपके बाबा रामचंद्र। तो ए में दो, बी में एक, ए में दो, बी में एक, दो आ रहा है, ये दो तो कट गया। यहाँ पे सी में आ जाएगा आपके तीन, नहीं सॉरी, सी में चार है ना, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये भी सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है। इसमें आपको सुमेलित करना है पुस्तक और पुस्तक के रचयिता को। पुस्तक है आपके रचयिता है सोमदेव। सोमदेव की पुस्तक है आपके कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र की पुस्तक है वृहत कथा मंजरी। कालिदास की हो जाएगी ऋतु संहार और दामोदर गुप्त की हो जाएगी कुट्टनिमतम। तो यहाँ पे आपके सही आंसर कौन सा बैठेगा? ए में बी, बी में एक, ए में बी, बी में एक। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्षेमेंद्र वाला बृहत कथा मंजरी और सोमदेव का कथित सरित सागर, ये दोनों ही मल्टीपल टाइम मैंने नेट के अंदर क्वेश्चन देखा है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्योत्तर स्रोतों में उल्लिखित समुद्री पत्तनों को भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ समुद्री पत्तन दिए गए हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई ये जो समुद्री पत्तन दे रखे हैं, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आपके कुछ नाम जाने पहचाने लगेंगे, कुछ आपको लगेंगे अनजान। सबसे पहले बारबेरिकम। बारबेरिकम बंदरगाह के बारे में आपने थोड़ा सा कम सुना होगा, क्योंकि ये आपके आज के दौर में कहाँ आ जाता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ पे? सिंधु नदी के मुहाने पर, ठीक है। सिंधु नदी के मुहाने पर, यानी कराची के आसपास वाला क्षेत्र आप मान सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के कराची के पास वाला क्षेत्र। फिर आता है वेरीगज या भृगुकच्छ। भृगुकच्छ की बात करें तो वो आ जाएगा आपके भड़ोच, जो आज का भड़ोच बंदरगाह है वो वाला। और फिर आता है मसूरीपट्टनम। मसूरीपट्टनम दक्षिण का हो गया। और सोपारा है आपके एमएच महाराष्ट्र में, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आपके सही कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले सिंधु नदी के मुहाने पर कराची सबसे उत्तर में पड़ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा आपके ए के बाद में बी, भड़ोच वाला बंदरगाह। फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा दक्षिण भारत। तो ए, बी, डी और सी, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो आपके क्वेश्चन नंबर 15, कृष्ण की समर्पित प्रेयसी या प्रियतमा के रूप में राधा के प्राचीनतम साक्ष्य के संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन से है? तो ये कह रहा है कि भाई कृष्ण और राधा की कहानी जो है वो बहुत पहले की नहीं है। पहले कृष्ण जो महाभारत में है, राधा का वर्णन नहीं मिलता। वहां पे कृष्ण को योगीराज कृष्ण के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जो कि एक धर्मात्मा पुरुष है और गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। लेकिन बाद की कुछ किताबों में कृष्ण और राधा का जो प्रेम चरित्र है, उसका लेखन किया गया। वह सबसे पहले जो प्राचीनतम हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ है, उनसे संबद्ध हमसे क्वेश्चन किया है। तो इसमें है अष्टांग हृदय संग्रह, तो इसमें नहीं मिलता। लेकिन गीत गोविंद में मिलता है, जयदेव की है ये। और हर्षचरित, हर्षचरित में नहीं मिलता, क्योंकि हर्षचरित आपके हर्ष के बारे में लिखी है बाण भट्ट ने। और डी है आपके ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको इसके बारे में मिलती है, आपके कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में वर्णन मिलता है। तो बी और डी इसमें जहां भी है वो सही है अपने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपके जयदेव के द्वारा 12वीं सदी में लिखा था, कौन सा? गीत गोविंद। और ब्रह्म वैवर्त पुराण अगर हम देखें तो ये वेद मार्ग के जो पुराण है,
उसमें यह 10वां पुराण है, ठीक है। 10वां पुराण। इसमें लिखा है कि सृष्टि के निर्माण के साथ ही राधा और कृष्ण की लीला आरंभ हुई थी, ऐसा वर्णन किसमें मिलता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो क्लास काफी ज्यादा लंबी हो गई है, और बहुत ज्यादा लंबी करने से फिर आप भी देख नहीं पाएंगे, और ज्यादा लंबा क्लास नहीं, हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए, 50 बाद में कर लेंगे। और और कितना फ्रीक्वेंटली ये क्लासेस आएगी वो डिपेंड करता है आपके द्वारा कितना इस वीडियो को शेयर किया जाता है, कैसा आपका रेस्पॉन्स रहता है। अगर आपका रेस्पॉन्स ज्यादा बेटर रहता है तो अगला जो पेपर आ रहा है आपका जून सेशन का 2025, उससे पहले कम से कम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।